हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हमारे पास एमएससी मैथ है जिसके अंदर पेपर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चल रहा है और इसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सिलेबस है ये आप देख चुके हैं। इसके अंदर हम लास्ट ईयर लेक्चर्स के अंदर 4 वेरिएबल्स वाले ज्योमेट्रिकली मीनिंग के इक्वेशंस कर रहे थे, या यूं कहें हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस के 4 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन से ये सोल्व कर रहे थे। तो मैंने बताया था कि 4 वेरिएबल का क्वेश्चन से यानी हम बात करें तो टाइप नंबर 6 चल रही है, टाइप 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो चुकी। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ 4 वेरिएबल्स का जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे मिलेगा, p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई प्लस r इंटू डी जेड प्लस t इंटू डी टी इज इक्वल टू 0, where p, q, r and t are functions of x, y, z और constant। लास्ट इलेक्शन में बताया था इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। 4 इक्वेशन आएंगी, एक बार x को कांस्टेंट मानना है, एक बार y को, एक बार z को और एक बार t को। तो ये 4 इक्वेशंस हमारे पास इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेबल को सेटिस्फाई करती हैं, जो मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप लास्ट ईयर लेक्चर्स के अंदर हमने क्वेश्चंस में फॉलो भी किया था। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन मैं लास्ट ईयर बता चुका। सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे ऐसे में इक्वेशन दे रखा है तो हमें सॉल्यूशन इसका कैसे लिखना है। इट इज गिवन दैट डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस here equation 1 is a total differential equation involving 4 variables x, y, z and t. So here given equation of the form p dx plus q dy plus r dz plus t dt is equal to 0, इसको हम equation 2 मानेंगे। इन दोनों equation से 1 and 2 की हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग equation 1 and 2 तो p की वैल्यू, q की वैल्यू, r की वैल्यू और t की वैल्यू हो जाएगी। सबसे पहले हम कंटिन्यू मान लेते हैं, x, y, z, t के हिसाब से चलेंगे। तो एट फर्स्ट टेकिंग x इज इक्वल टू कांस्टेंट तो dx इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 4 वी गेट q dy plus r dz plus t dt इज इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे, तो ये मैं आपको समझा चुका। ये इक्वेशन 6 हो गई। अब इक्वेशन से 3 से p q r t की वैल्यू इस इक्वेशन 6 में रखेंगे तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 6 वी गेट कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल आर सेटिस्फाई। इसी प्रकार हम सिमिलरली y z t के लिए निकालेंगे तो लास्ट ईयर लेक्चर्स में 7 8 9 फिर यहां से p q r की वैल्यू रखेंगे और ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास था कि इक्वेशन 1 से लेके इस हिसाब से आप एडजस्ट करो कि हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो ये क्वेश्चन हम लास्ट ईयर लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। अब हम एक क्वेश्चन से और करते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन से और करते हैं इसी से रिलेटेड। हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वेश्चंस बदल लेता हूं, आप लिखिएगा मेरे साथ साथ। लैंग्वेज हमारे पास यही रहेगी और स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी हम यही लेके चलेंगे। ठीक है भाई, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी हम यही लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस लिखिए, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस लिखिए, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन से लिखते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखिए, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन से t इंटू वाई प्लस जेड, t इंटू वाई प्लस जेड, t इंटू वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस t इंटू वाई प्लस जेड प्लस 1, y प्लस जेड प्लस 1 इंटू डी वाई, वाई प्लस जेड प्लस 1 इंटू डी वाई प्लस टी डी जेड प्लस हमारे पास टी डी जेड और माइनस का y प्लस जेड इंटू डी टी, माइनस का हमारे पास y प्लस जेड इंटू डी टी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है y प्लस जेड इंटू डी एक्स और ये हमारे पास t इंटू वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस टी इंटू इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो आप क्वेश्चंस कंप्लीट लिखिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास t इंटू वाई प्लस जेड डी एक्स
टी इंटू वाई प्लस जेड डी एक्स प्लस टी इंटू वाई प्लस जेड प्लस 1 इंटू डी वाई प्लस टी इंटू डी जेड माइनस वाई प्लस जेड इंटू डी टी इज इक्वल टू 0 इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर जेपीएच की बुक है आपके पास तो एक्सरसाइज 6.6, यस, अगर जेपीएच की बुक है आपके पास तो ये एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो टेंशन ना लो, बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपको पीडीएफ नोट्स के अंदर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें सोल्व करना है और इस क्वेश्चंस को हम ठीक पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही हल करने की कोशिश ही करते हैं। तो लिखिएगा आप क्वेश्चन से, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, लिखिएगा क्वेश्चन से, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन टी इंटू वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस टी इंटू वाई प्लस जेड प्लस 1 इंटू डी वाई प्लस टी इंटू डी जेड माइनस वाई प्लस जेड इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास x है, y है, z है और t है, चौथा वेरिएबल भी दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से करेंगे भाई? सबसे पहले जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लिखेंगे ऐसा का ऐसा। तो क्या लिखेंगे भाई? इट इज गिवन दैट, ऐसा हमें दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट, ऐसा हमें दिया हुआ है। और सेम टू सेम डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है, आप ये ऐसी की ऐसी लिखिए। इट इज गिवन दैट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 हमें ऐसा का ऐसा लिखना है। फिर हम लिखेंगे हमारे पास हियर इक्वेशन 1, और ध्यान से लैंग्वेज आप अब लिखते चलो भाई, लैंग्वेज हमारे पास लिखते चलो। मैं सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चंस की तरह लैंग्वेज लिखता हूं ताकि हम एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो हियर इक्वेशन 1 इज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग 4 वेरिएबल x, y, z एंड t। तो ध्यान से देख लेना, चौथा भी t है। सो हियर गिवन इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म p dx प्लस q dy प्लस r dz इंटू t dt इज इक्वल टू 0, t dt इज इक्वल टू 0। अब हमें इक्वेशन से 1 और 2 की क्या करनी है? कंपेयर करनी है। कंपेयर करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? p, q, r और t के कंपेयर करनी है। कंपेयर करके आप वैल्यू निकालिए p, q, r और t की। तो p इंटू डी एक्स है, तो p की वैल्यू आप क्वेश्चन में देखिएगा t इंटू वाई प्लस जेड दिखाई देगी। फिर हमारे को निकालनी है q इंटू डी वाई, तो q की वैल्यू है हमारे पास t इंटू वाई प्लस जेड प्लस 1 हो गई। फिर r की वैल्यू हमारे पास t हो गई एंड कैपिटल T की वैल्यू हमारे पास माइनस का y प्लस जेड हो गई, माइनस का हमारे पास y प्लस जेड हो गई। ठीक है, तो हमने दोनों इक्वेशंस का क्या किया? कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमारे पास p की वैल्यू, q की वैल्यू, r की वैल्यू और t की वैल्यू आ गई। इसे हम मानने वाले हैं इक्वेशंस नंबर 3। अब हम लिखेंगे एट फर्स्ट टेकिंग x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो dx इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन, सो फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 4 वी गेट सेम आ जाएगी। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल हमारे पास सेम आ जाएगी। इक्वेशंस नंबर भी हमें सेम देने हैं। फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 6 वी गेट कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल आर सेटिस्फाई। वैल्यू नहीं रख के दिखानी है पी क्यू आर की, डायरेक्ट लाइन लिखनी है कि वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। फिर सिमिलरली टेकिंग y z t इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन dy 0, dz 0, dt 0। तो इनकी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी ऐसे लिखनी है। इक्वेशन 7, 8 एंड 9 देना है और डायरेक्ट लिखना है पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3। यस, डायरेक्ट लिखना हमें पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 7, 8 एंड 9 वी गेट, इनटू इक्वेशन 7, 8 एंड 9 वी गेट। तो यहां तक हमारे पास लैंग्वेज आपको सेम टू सेम रखनी है। अब दिए गए क्वेश्चंस की इक्वेशंस हमें वापस ऐसी की ऐसी लिखनी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा t इंटू वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स, टी इंटू वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस टी इंटू वाई प्लस जेड प्लस 1,
टी इंटू वाई प्लस जेड प्लस 1 इंटू डी वाई प्लस टी इंटू डी जेड प्लस टी इंटू डी जेड माइनस वाई प्लस जेड इंटू डी टी माइनस वाई प्लस जेड इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। माइनस जेड वाई प्लस जेड इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। ये हम इक्वेशन 1 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो जितने भी हमारे पास 4 वेरिएबल के क्वेश्चंस आए, कम से कम यहां तक तो आप ऐसा का ऐसा लिखते चलिए, स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे, तो कम से कम आधे नंबर तो हमें क्वेश्चंस में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यहां आके आपका टारगेट होना है कि हमें इसका इस हिसाब से एक्सप्लेन करना है कि हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें। यस, हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें। तो देखो dx dy dz, यहां देखिएगा t है, यहां t है, यहां t है, तो चलो कम से कम t को एक बार कॉमन लेके देखो। तो जैसे ही मैंने t को कॉमन लिया तो ये मेरे पास बच गया y प्लस जेड इंटू डी एक्स। यहां मैंने t को कॉमन लिया तो ये मेरे पास बच गया y प्लस जेड प्लस 1 इंटू डी वाई। यहां से मैंने t को कॉमन लिया तो ये इंटू डी जेड, और ये मेरे पास ऐसा का ऐसा y प्लस जेड इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास ऐसा का ऐसा y प्लस जेड इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको इधर ले जाता हूं। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्टेप्स में मैं इसको इधर ले जाता हूं। तो लेफ्ट साइड है ये हमारे पास ऐसी की ऐसी, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस जेड इंटू डी टी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई y प्लस जेड इंटू डी टी। अब देखना, मैं ये t तो इसके नीचे ले आता हूं और y प्लस जेड में ले जाता हूं इधर। ठीक है भाई, y प्लस जेड में ले जाता हूं इधर। तो मेरे पास इक्वेशंस क्या बचेगी, इस साइड में बचेगा मेरे पास y प्लस जेड इंटू डी एक्स। क्या बचेगा मेरे पास y प्लस जेड इंटू डी एक्स, और ये बचेगी मेरे पास y प्लस जेड प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो डी एक्स के बाद हमारे पास इंटू डी वाई, प्लस हमारे पास बचेगा डी जेड, प्लस हमारे पास बचेगा डी जेड। इसके पूरे के नीचे तो क्या आ जाएगा हमारे पास y प्लस जेड। यस, इसके पूरे के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस जेड। देखो इसके पूरे के नीचे तो आ जाएगा y प्लस जेड, ये t इधर जाके dt अपॉन t बन जाएगा। ये t हमारे पास इधर जाके dt अपॉन t बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, ये आ गई हमारे पास इसकी नेक्स्ट स्टेप। अब आप इसकी और नेक्स्ट स्टेप निकालो भाई। अब हम इसकी और नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे तो हमारे पास देखो ऐसे कर लो, y प्लस जेड अलग लेके चलो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y प्लस जेड इंटू डी एक्स। यहां से देखिएगा एक बार तो मैं dy y प्लस जेड के साथ लेता हूं, एक बार मैं 1 के साथ लेता हूं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा y प्लस जेड इंटू डी वाई प्लस 1 इंटू डी वाई प्लस 1 इंटू डी वाई, और ये डी जेड मेरे पास ऐसा का ऐसा, और इसके पूरे के अंदर हम भाग दे देंगे y प्लस जेड का, और ये हमारे पास है dt अपॉन टी, ये हमारे पास dt अपॉन टी। अब यहां इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं y प्लस जेड का इसके अंदर डिवाइड करूंगा। तो देखो सबसे पहले y प्लस जेड का देखो इसका इसके अंदर भाग देंगे तो केवल और केवल dx बचेगा। इस y प्लस जेड में नीचे से y प्लस जेड का भाग देंगे तो dy बचेगा। ये बचेगा हमारे पास dy प्लस dz अपॉन y प्लस जेड, और ये बचेगा हमारे पास dt अपॉन टी, ये बचेगा हमारे पास dt अपॉन टी। अब इसका आप कर दो इंटीग्रेशन। अलग अलग हो गए ना, सेपरेट सेपरेट तो हमें ऐसे करने हैं। तो हर क्वेश्चन में आपको यहां इस इक्वेशन 1 के बाद कैसे करना है ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हम इन वेरिएबल्स को सेपरेट करके एक्स वाई जेड को अलग अलग ले आएंगे। तो देखो इंटीग्रेशंस करेंगे तो ये हमारे पास dx, ये इंटीग्रेशंस करेंगे dy, ये हमारे पास क्या आ जाएगा dy प्लस dz अपॉन y प्लस z, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा dt अपॉन t, ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई dt अपॉन t। तो कर दो इंटीग्रेशन, इसका बचेगा x, इसका बचेगा y, ये बचेगा हमारे पास log y प्लस z, और ये बचेगा हमारे पास log t प्लस कांस्टेंट लेना चाहो तो आप c भी ले सकते हो, या c की बजाय आप log c भी ले सकते हो, या आप इसको log c भी ले सकते हो। तो ऐसे हमें अपनी स्टेप बाय स्टेप चलना है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, और यही अपना क्या है आंसर है। अब आप इसको चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, e की पावर log x प्लस वाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या देखो ऐसे लिख लो log e बेस e की पावर x प्लस वाई, कैसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या नहीं लिखते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस वाई को तो अलग कर दो, और ये हमारे पास है log m प्लस log n, देखो log m प्लस log n log m अपॉन n, फिर ये हमारे पास इधर जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, log m अपॉन n हमारे पास क्या होता है, या log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। या log को इधर ले जाओ तो हम इसको लिख सकते हैं, और log को इधर लेके जाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास tc अपॉन वाई प्लस जेड, tc अपॉन वाई प्लस जेड e की पावर x प्लस वाई, e की पावर x प्लस वाई। आप इसको और भी अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, y प्लस जेड को इधर ले जाओ तो ये बचेगा ct इज इक्वल टू वाई प्लस जेड इंटू e की पावर x प्लस वाई, e की पावर x प्लस वाई, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर सॉल्यूशन आ जाएगा। यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा रिक्वायर सॉल्यूशन से आ जाएगा। तो यहां हमारे पास इंटीग्रेशंस करना आसान हो गया, जैसे ही हमने t सेपरेट लिया तो लिख देना कि ये हमारे पास क्या है, इसका रिक्वायर सॉल्यूशन है। तो लास्ट में लाइन में लिख देना विच इज रिक्वायर सॉल्यूशंस ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे, विच इज रिक्वायर सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो ये दी गई इक्वेशंस 1 का हमारे पास रिक्वायर सॉल्यूशन है। तो ध्यान देना लैंग्वेज हमारे पास यही रहेगी, यहां आके हमें हर एक क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होगी कि किस हिसाब से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस करवाया वो भी हमारे पास इजी सा ही था, थोड़ा इधर उधर करते ही हो गया, यहाँ भी हमारे पास टी कॉमन लेते ही हो गया। फिर y प्लस जेड, देखो यहाँ मेरे पास y प्लस जेड था तो यहाँ भी मैंने y प्लस जेड को अलग लिया, dy प्लस dz अलग लिया, ये y प्लस जेड इसके नीचे ले आया, तो हमारे पास ये अलग अलग मल्टीप्लाई होने की वजह से डिलीट हो गया और ऐसे बच गया x अलग y अलग। मतलब हमें इंटीग्रेशन करना था, सेपरेट करने के बाद हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को हम बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चनों को हम बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, मतलब अपने को लैंग्वेज वही रखनी है, ये समझ लो हमको लैंग्वेज ऐसी की ऐसी रखनी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, ये सेम लैंग्वेज हमें रखनी है, स्टेप बाय स्टेप्स हमारे पास ये लैंग्वेज आ जाएगी। यहां आके अपने को क्वेश्चंस का सॉल्यूशन से कर लेना है। ओके, अब मैं इसी से रिलेटेड मिलता जुलता एक क्वेश्चन से और लिखवाऊंगा।
अब मैं इसी से रिलेटेड मिलता जुलता एक क्वेश्चन से और लिखूंगा और इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन से और लिखिएगा जिसे मैं थोड़ा हटके बता सकूं, मतलब यहाँ इंटीग्रेशन आसानी से नहीं होगा, उसके लिए हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है। ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है। तो फिर से आप मेरे साथ साथ एक और क्वेश्चन लिखिए जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाएगी 4 वेरिएबल को लेके, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाएगी इन 4 वेरिएबल्स को लेके। ठीक है, और यहाँ एक्स वाई जेड टी की बजाय अब की बार मैं कोई वेरिएबल भी बदल लेता हूं। तो आप मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन लिखिए, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y sin एल्फा dx, y sin एल्फा dx। क्वेश्चन लिखिएगा y sin एल्फा dx प्लस x sin एल्फा dy प्लस हमारे पास x sin एल्फा dy प्लस x sin एल्फा dy माइनस x y sin एल्फा माइनस x y sin एल्फा dz माइनस एक्स वाई साइन एल्फा dz माइनस एक्स वाई कॉस एल्फा माइनस एक्स वाई कॉस एल्फा डी एल्फा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसी जेपीएच की बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक्सरसाइज 6.6 वाली का ही। तो देखिएगा, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, क्वेश्चन है हमारे पास सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y sin एल्फा dx प्लस x sin एल्फा dy माइनस x y sin एल्फा dz और माइनस का x y cos एल्फा d एल्फा इज इक्वल टू 0। तो पहला सवाल ये है, क्या आप एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को देख के पहचान जाओगे कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस का, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का 4 वेरिएबल का क्वेश्चन है। कौन कौन से 4 वेरिएबल भाई? dx है, dy है, dz है और dt नहीं है। अब की बार t की जगह हमारे पास क्या है? एल्फा है। अब की बार हमारे पास t की जगह है क्या है? एल्फा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट। सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट। ठीक है भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट कि दी गई इक्वेशन हमारे पास ऐसी है, y sin एल्फा प्लस x sin एल्फा dy माइनस एक्स वाई साइन एल्फा dz माइनस एक्स वाई कोस एल्फा डी एल्फा इज इक्वल टू 0। बस ध्यान देने वाली ये बात है कि चौथा वेरिएबल हमारे पास t नहीं है, चौथा वेरिएबल हमारे पास t नहीं है। तो हम लिखेंगे हियर इक्वेशन 1 इज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग 4 वेरिएबल x y z एंड एल्फा। चौथा वेरिएबल हमारे पास क्या आ गया? x y z एंड एल्फा। सो हियर गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p dx प्लस q dy प्लस r dz प्लस यहाँ t d एल्फा इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो t को t रहने दो, क्योंकि वेरिएबल अब की बार छोटा एल्फा है, बड़े t से हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल t हमारे पास यहाँ नहीं था, या आप t की बजाय कोई और मान लो, s मान लो, u मान लो, जो भी आपकी मर्जी। बट यहाँ हमें एल्फा कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, कैपिटल T अलग था, छोटा t हमें दिया नहीं, छोटे t की जगह ये वाला एल्फा दे रखा है। इसकी वजह से मैंने क्या लिख लिया? यहाँ d एल्फा लिख लिया। तो अब की बार इक्वेशन को सुधारिए कि गिवन इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म p dx प्लस q dy प्लस r dz प्लस t d एल्फा इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास p क्या आ जाएगा? कंपेयर करो भाई, p आ जाएगा y sin एल्फा dx है, तो ये हमारे पास p आ गया।
क्यों हमारे पास क्या आ जाएगा, अक्स साइन एल्फा dy है, तो ये हमारे पास अक्स साइन एल्फा आ गया। फिर हमारे पास r क्या आ गया, माइनस अक्स वाई साइन एल्फा, माइनस अक्स वाई साइन एल्फा। और चौथा हमने कैपिटल टी माना है तो कोई दिक्कत नहीं, अक्स वाई कोस एल्फा डी एल्फा, क्योंकि डी एल्फा का कोफिशिएंट हमने क्या माना है, कैपिटल टी माना है। तो टी इज इक्वल टू माइनस का अक्स वाई कोस एल्फा डी एल्फा। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3। अब हम बोलेंगे एट फर्स्ट टेकिंग एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो dx हमारे पास ये आ गया। और ध्यान देना, छोटे वाले वेरिएबल t की जगह है अपने को करना है एल्फा, छोटे वाले t की जगह है अपने को क्या करना है, एल्फा करना है। ठीक है भाई, छोटे वाले वेरिएबल t की जगह है क्या करना है, एल्फा। तो लिखिए क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड प्लस टी डी एल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्फा, यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्फा। बाकी कैपिटल टी के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 6। तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 वी गेट कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल आर सेटिस्फाई। फिर हमें वापिस चलना है, सिमिलरली वाई जेड और एल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो टी की जगह हमें क्या करना है, एल्फा करना है। टी की जगह हमें क्या करना है, एल्फा। तो टेकिंग वाई जेड एल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो डी वाई 0 डी जेड 0 एंड डी एल्फा इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, वी गेट फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेटेबल इज रिस्पेक्टिवली। तो यहां हमारे पास टी की जगह है एल्फा, यहां हमारे पास टी की जगह है एल्फा, यहां हमारे पास टी की जगह है एल्फा, यहां हमारे पास टी की जगह है एल्फा। तो जहां जहां हमारे पास स्मॉल टी था आप वहां वहां स्मॉल एल्फा कर लो, जहां जहां हमारे पास स्मॉल टी था वहां वहां हमें ये एल्फा कर लेंगे। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशंस नंबर 7, इक्वेशंस नंबर 8 एंड इक्वेशंस नंबर 9। तो हम बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशंस 3 इनटू इक्वेशन 7, 8 एंड 9 कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेटेबिलिटी आर सेटिस्फाई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब आप एक बार फिर से इक्वेशन 1 को ऐसा का ऐसा लिखिए, y sin एल्फा इंटू डी एक्स, वाई साइन एल्फा इंटू डी एक्स प्लस एक्स साइन एल्फा इंटू डी वाई प्लस एक्स साइन एल्फा इंटू डी वाई प्लस एक्स साइन एल्फा इंटू डी वाई माइनस का एक्स वाई साइन एल्फा माइनस का एक्स वाई साइन एल्फा इंटू डी जेड माइनस एक्स वाई कॉस एल्फा माइनस एक्स वाई कॉस एल्फा डी एल्फा इज इक्वल टू 0, डी एल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशंस नंबर 1 थी, ये हमारे पास गिवन इक्वेशंस नंबर 1 थी। वैसे हम इक्वेशन 7, 8, 9 तक आ चुके। अब मैंने ये सेम टू सेम इक्वेशंस नंबर 1 यहां लिख दी है। ठीक है भाई, अब मैंने ये इक्वेशंस नंबर 1 सेम टू सेम यहां लिख दी है। अब हमने जो 2 क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर अलग अलग हमने करने पर या टी कॉमन लेने पर वेरिएबल अलग अलग सेपरेट हो गए थे और हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब हमें यहाँ इंटीग्रेशन करना है, तो देखो अगर मैं इसके अंदर साइन एल्फा कॉमन लेता हूं तो ये वाई डी एक्स एक्स डी वाई, यहां तो आ गया मेरे पास साइन एल्फा, और यहां मैं एक्स वाई अगर कॉमन ले लेता हूं तो ये मेरे पास आ गया साइन एल्फा डी जेड प्लस कोस एल्फा डी एल्फा, साइन एल्फा डी जेड प्लस कोस एल्फा डी एल्फा इज इक्वल टू 0। कोशिश करते हैं अलग अलग करके करने की। तो चलो साइन एल्फा और ये तो बन गया हमारे पास डी एक्स वाई माइनस, अब ये हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं बना क्योंकि एल्फा भी एक वेरिएबल है, भूल मत जाना भाई, एक्स वाई जेड और टी कहीं आप कांस्टेंट मान लो, 4 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड और टी की जगह हमारे पास एल्फा वेरिएबल भी कॉमन है, सॉरी वेरिएबल है।
तो यहाँ dxy तो लिख देंगे, बट ये साइन एल्फा कहाँ जाएगा, और यहाँ देखो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, तो एल्फा का जेड के साथ कैसे होगा, और होगा तो ये एक्स वाई कहाँ जाएगा, तो ये हमारे पास एक्स वाई कहाँ जाएगा। तो इसका हम सीधा सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसका हम सीधा सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले ये देखिए हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है। तो ध्यान रखना, जब हमारे पास सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहां नहीं होगा भाई, एक्स वेरिएबल भी है, वाई वेरिएबल भी है, एल्फा वेरिएबल भी है, यहां तो देखो चारों ही वेरिएबल आ गए, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, एल्फा वेरिएबल और जेड वेरिएबल, एक्स वाई जेड एल्फा चारों वेरिएबल एक साथ आ गए, इसलिए इसका एक साथ हो ही नहीं सकता, सेपरेट सेपरेट नहीं होगा, कोई ना कोई स्टेप्स कहीं ना कहीं बच जाएगी। तो एक तो पहला तरीका था सिंपल तरीका, जिसके अंदर हम इसको ऐसे समझ लो कि सेपरेट सेपरेट वेरिएबल करके हमने इनका इंटीग्रेशन कर दिया। अब हम सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। सेकंड मेथड ये कहता है कि जब आप इनको सेपरेट सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, तो अपनी मर्जी से कोई भी दो वेरिएबल को कांस्टेंट मानिए, क्योंकि यहाँ चार वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानूंगा तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे पास y देखो अक्स है, एल्फा है, y है, अक्स है, एल्फा है, y है, यहाँ देखिए अक्स y एल्फा और z आ गया, यहाँ अक्स y एल्फा है, तो ये यहाँ से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तो इस dz की वजह से हमारे पास क्रिएट हो रही है। तो दूसरा तरीका ये कहता है कि आप कोई दो वेरिएबल कांस्टेंट मानो, तो सबसे ज्यादा एल्फा आ रहा है, देखो एल्फा और एक जेड वेरिएबल की प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट हो रही है। सोचो dz नहीं हो, ये लो, सोचो dz नहीं हो तो थ्री वेरिएबल ही बचते हैं, अक्स साइन एल्फा, अक्स साइन एल्फा, अक्स वाई एल्फा, तीन ही वेरिएबल बचते हैं। तो एक तो जेड को हटाओ और एक एल्फा 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 है, तो सबसे पहले करेंगे टेकिंग जेड इज इक्वल टू, मैंने माना ये दो वेरिएबल, तो दूसरा तरीका यही है कि टेकिंग कोई भी दो वेरिएबल आप एक कांस्टेंट ले लो, ठीक है भाई, कोई भी दो वेरिएबल आप क्या ले लो, कांस्टेंट ले लो। तो पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया और इस लेक्चर के शुरुआत में क्वेश्चन किया, वो हमारे पास नॉर्मली सेपरेट सेपरेट हो गए थे तो हमने कर लिया। अगर क्वेश्चंस के वेरिएबल हमारे पास नॉर्मली सेपरेट नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर कोई भी दो वेरिएबल कांस्टेंट ले लो, और जब दो वेरिएबल कांस्टेंट लेने की बात है तो ऐसे वेरिएबल कांस्टेंट लो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ हमें जेड की वजह से, फिर एल्फा एल्फा वजह से, सोचो यहाँ से एल्फा हट जाए, सोचो यहां से एल्फा हट जाए, सोचो यहां से हमारे पास एल्फा हट जाए और एल्फा हट जाए और साथ में जेड हट जाए, तो एक्स वाई बचेंगे, इसको हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही लेंगे। फिर हमारे पास एक्स वाई बचेंगे, इसको हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। तो मैंने लिखा टेकिंग जेड एल कॉन्स्टेंट और एल्फा कॉन्स्टेंट। तो बताइए भाई, जैसे ही हमने इनको कॉन्स्टेंट माना तो dz क्या होगा, जीरो होगा, डी एल्फा हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। इसे आप इक्वेशंस नंबर 2 मत मान लियो, क्योंकि हम इक्वेशन 1 2 से लेके 9 तक आ चुके हैं, इसलिए हम इसको छोटा इक्वेशन से 1 मानते हैं। अब हम इक्वेशन से छोटे 1 2 3 के अंदर लिखना स्टार्ट ही कर देंगे, क्योंकि ध्यान से देखो पीछे यहां तक लैंग्वेज तो आपको लिखनी ही लिखनी है, तो आधे नंबर तो आपको इसी के बदौलत ही मिलने वाले हैं, ठीक है, आधे नंबर तो आपको इसी की बदौलत मिलने वाले हैं। अब इस इक्वेशन में रख दीजिए जेड एल्फा कांस्टेंट, डी जेड जीरो, डी एल्फा जीरो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड स्मॉल 1, यस, फ्रॉम इक्वेशन, ध्यान से पहले वाले को क्वेश्चन को हमने इक्वेशन 1 दिया था, इस वाली को हमने छोटा 1 दिया है, तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन से 1 एंड स्मॉल 1। तो रखो यहां y और साइन एल्फा हमारे पास कांस्टेंट है, साइन एल्फा हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी जगह मैं c लिख लेता हूं एक बार, ठीक है भाई, ये चलो एक बार रहने दो, चलो y और साइन एल्फा कांस्टेंट है, मैं इसको c कह देता हूं, ठीक है भाई, इस कांस्टेंट को मैं c कह देता हूं। तो यहां आ गया y c dx प्लस x
ये साइन एल्फा भी हमारे पास कांस्टेंट है, सी कह दिया dy माइनस अक्स वाई, और साइन एल्फा हमारे पास क्या है, देखो एल्फा कांस्टेंट है तो साइन एल्फा भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऐसे समझ लो। ये हमारे पास कांस्टेंट है एल्फा, तो चलो एक बार पूरा ही लिख लो इसको। तो लिखो y साइन एल्फा dx, y साइन एल्फा dx प्लस x साइन एल्फा dy प्लस x साइन एल्फा dy माइनस x साइन एल्फा, और dz की जगह हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। dz की जगह हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया, माइनस x y cos एल्फा, और ये देखिए हमारे पास dz की जगह भी क्या आ गया, जीरो, dz जीरो, ये देखो dz जीरो और d एल्फा जीरो, तो यहाँ d एल्फा भी हमारे पास क्या आ गया, जीरो, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, यानी ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, इतनी सी बचेगी y साइन एल्फा dx x साइन एल्फा dy बराबर जीरो। अब मैं दोनों से साइन एल्फा कॉमन ले लेता हूं, अब मैं दोनों से साइन एल्फा क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं। तो मैंने क्या किया, साइन एल्फा कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा y dx प्लस x dy इज इक्वल टू जीरो, x y dx प्लस x dy इज इक्वल टू जीरो बच गया। अब देखिए हमारे पास साइन एल्फा क्या है, सॉरी का नाम है, सिंस एल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एल्फा वेरिएबल को हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना है, इसका मतलब हमारे पास साइन एल्फा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और साइन एल्फा हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो ये चला गया हमारे पास जीरो के अंदर, ये चला गया हमारे पास जीरो के अंदर। तब हमारे पास इक्वेशंस क्या बचेगी, y dx प्लस x dy इज इक्वल टू जीरो, y dx प्लस x dy इज इक्वल टू जीरो। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करते हैं, अब हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इससे पहले मैं ऐसे लिख सकते हैं कि इसको, और y dx प्लस x dy इज इक्वल टू जीरो, या इसको मैं ऐसे लिख लूं, dx y इज इक्वल टू जीरो, dx y इज इक्वल टू जीरो, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे भाई, ऐसे नहीं लिखेंगे, dx y कॉमा नहीं आएगा बीच में, और देखो y dx प्लस dx y इज इक्वल टू जीरो, और ऐसे लिख सकते हैं क्या, dx इंटू y इज इक्वल टू जीरो, करके देख लो, x dy प्लस y dx यही बचेगा। अब हम इसका करते हैं इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से d इंटू x y इज इक्वल टू जीरो। बताओ भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, d का साइन हट जाएगा, x y इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x y इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास x y क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास x y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल हमें इस हिसाब से लेके चलने हैं, ध्यान देना, पहले वाले दो क्वेश्चन बताए हैं उसके अंदर हमारे पास सिस्टम नॉर्मल था, वेरिएबल सेपरेट सेपरेट हो गए थे और इजीली उनका इंटीग्रेशन हो गया था। अब हमारे पास दूसरा ऐसा तरीका है कि जब हमारे पास हम इजीली अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास भाई इजीली नहीं अलग अलग नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वेरिएबल आपस में फंसे हुए हैं, तो कोई भी दो वेरिएबल को आप कांस्टेंट मान लो, क्योंकि चार वेरिएबल हैं भाई, तीन को ही कांस्टेंट मान लेंगे तो बचेगा ही क्या, तो कोई दो वेरिएबल को कांस्टेंट मानना और ध्यान देना फिर वापस उनको रखना है, ऐसे नहीं कि इनको हटा ही देंगे, क्वेश्चन से रिमूव नहीं करना है। एक बार उस स्टेप से निकलने के लिए हमने क्या किया, कोई भी दो वेरिएबल को हमने कांस्टेंट माना, तो हमने देखा एल्फा और जेड परेशान कर रहा है, ये स्टेप्स नहीं हो तो ये हमारे पास आसानी से सोल्व हो गई। तो हमने माना टेकिंग जेड कांस्टेंट और एल्फा कांस्टेंट, तो हमारे पास डी जेड जीरो आ गया और डी एल्फा जीरो आ गया।
तो यहाँ ये हमने इसके अंदर रखा, ये इक्वेशन आ गई। हमें पता है एल्फा कांस्टेंट है, इसका मतलब साइन एल्फा कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ये 0 में चला गया और हमारे पास क्या बच गया, y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या बच गया भाई, y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0। या इसको हम dxy 0 लिख सकते हैं, या हम dxy का दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो xy इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी अभी देखो हमने कौन से दो वेरिएबल को कांस्टेंट माना था, z और एल्फा को, तो माना ये हमारे पास z और एल्फा का एक फंक्शन आ गया। माना कि हमारे पास z और एल्फा का ये क्या आ गया, फंक्शन आ गया। तो मैं लिखूंगा और अक्स y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z और एल्फा। तो मतलब जो हमने कांस्टेंट माना था वो वापस हमारे पास एक फंक्शन में आ गया। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हम अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया। अब देखिए यहीं पर हमने माना था दो वेरिएबल कांस्टेंट है z और एल्फा, तो इनको एक फंक्शंस बना के लिख देंगे कि भाई हमारे पास z और एल्फा के ये क्या थे, फंक्शन से थे। ये हमारे पास z और एल्फा के क्या थे, फंक्शन थे। अब ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं मान के एक फंक्शन से माना जाएगा। कांस्टेंट नहीं मान के एक फंक्शन से माना जाएगा तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अक्स dx प्लस, देखो डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन। और f का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो d लगा के छोड़ दो, d ऑफ f, d ऑफ f, जहां f वास्तव में हमारे पास क्या है, z और एल्फा के रूप में है, बट इसे हम शॉर्ट में d इंटू एफ कहेंगे। बट इसे हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, d इंटू एफ कहेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूं। इसको हम क्या कहेंगे, d इंटू एफ कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अक्स dy प्लस y dx इज इक्वल टू d इंटू एफ, या f ऑफ f वास्तव में क्या है, z और एल्फा के रूप में है। तो ये हमारे पास आ गया अक्स dy प्लस y dx इज इक्वल टू d ऑफ f। या ऐसे लिखो, या मैंने बता रखा है 3 बराबर का साइन का मतलब इसको इससे प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए वापस हमारे पास क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन क्या कहता है, y साइन एल्फा dx अक्स साइन एल्फा dy, मतलब y dx अक्स dy के साथ साइन एल्फा आ रहा है, तो क्यों ना हम यहां फिर से साइन एल्फा से मल्टीप्लाई कर लें। तो हम लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई, हम लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई साइन एल्फा, बाई साइन एल्फा अबव इक्वेशन से वी गेट। जब हम दोनों साइड के अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन एल्फा से तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो ध्यान देना। पहले मैं dx को लिखूंगा भाई, पहले मैं dx को लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास y साइन एल्फा इंटू dx, y साइन एल्फा इंटू dx। फिर मैं इसको साइन एल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास अक्स साइन एल्फा इंटू dy, ये हो जाएगा मेरे पास अक्स साइन एल्फा इंटू dy। और इसको राइट साइड से भी मल्टीप्लाई कर दो साइन एल्फा से, तो ये साइन एल्फा और इंटू में df, ये हमारे पास साइन एल्फा और इंटू में आ जाएगा ये df, ये हमारे पास आ गया इंटू में df। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो देखो हम क्वेश्चंस में कंफ्यूजन सा फील हो रहा होगा, इधर करके उधर कर रहे हैं, उधर करके इधर कर रहे हैं, पर ध्यान देना हमने दो कांस्टेंट को पहले खा गए कांस्टेंट के रूप में, फिर उसको एज ए फंक्शंस के रूप में ले आए, यही सेकंड मेथड था। इसके हमने किसी सेमेस्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था इस मेथड का, जिस साइंटिस्ट ने दिया था इन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस पे मेहनत करके दिया था, तो एक प्रॉपर मेथड है। बट यहाँ हमें एक दो क्वेश्चंस में इसको डायरेक्टली ही बताया जाएगा। तो अपने को यही ध्यान रखना है
इस इक्वेशन 9 तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको आने वाली ही नहीं है। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चंस में हमारे पास क्या हुआ, हम इनको सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने किसी दो वेरिएबल को कांस्टेंट लिया, और जब हमें मानने की बारी है इस हिसाब से मानो कि हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो जेड की स्टेप और अल्फा की स्टेप खाते ही साथ हमारे पास इतना सा क्वेश्चन बच गया, y sin अल्फा dx प्लस x sin अल्फा dy इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इतना सा बच गया, क्योंकि हमने अल्फा वेरिएबल को कांस्टेंट माना तो sin अल्फा कांस्टेंट, तो ये चला गया 0 के अंदर, इतना सा बचा y dx प्लस x dy, या ऐसे लिख दो dx y इज इक्वल टू 0। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो x y इज इक्वल टू क्या आया, कांस्टेंट। अब चूंकि हमने अभी अभी z और अल्फा को कांस्टेंट माना था, तो यहां हमने इस कांस्टेंट को एक फंक्शंस के रूप में मान लिया, इस कांस्टेंट को हमने फंक्शंस के रूप में मान लिया, और यहीं से क्वेश्चन से घूम गया। तो ये आ गया हमारे पास, और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड अल्फा का एक फंक्शन है, या आप इसको सिंपली एफ कह सकते हो, ठीक है भाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ जेड इज इक्वल टू अल्फा, या आप इसको सिंपली एफ ही कह सकते हो, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन x dy प्लस y dx, और f का हो जाएगा हमारे पास df, और f का हो जाएगा हमारे पास df, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चंस को मैच करने के लिए मैंने लिख दिया कि भाई इसको साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, तो y साइन अल्फा dx प्लस x साइन अल्फा dy और साइन अल्फा इंटू df, बस इतना सा किया, x वाले को पहले लिख दिया और y वाले को बाद में लिख दिया। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 देखता हूं, y साइन अल्फा dx प्लस x साइन अल्फा dy, और यहां से देखेगा y साइन अल्फा dx प्लस x साइन अल्फा dy, तो इस वाली इक्वेशंस की वैल्यू 3 की इस वाली इक्वेशंस नंबर 1 में रख देते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम इक्वेशन से, या पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशंस 3। यस, आप लिखो पुटिंग द वैल्यू, लिखना भाई, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन से 3 इनटू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1, इनटू गिवन नाम लगा देना क्योंकि ये तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, इनटू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 वी गेट इनटू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो जैसे हम इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, वी गेट क्या था क्वेश्चन, y साइन अल्फा dx प्लस x साइन अल्फा dy, तो यहां तक हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा dx, यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू में df, ये आ जाएगा हमारे पास है साइन अल्फा df, माइनस हमारे पास है x y साइन अल्फा dz माइनस x y cos अल्फा डी अल्फा इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, आगे ऐसा का ऐसा y साइन अल्फा dx प्लस x साइन अल्फा dy, इसकी जगह तो df लिख दिया, माइनस x y साइन अल्फा dz माइनस x y cos अल्फा डी अल्फा, माइनस x y cos अल्फा डी अल्फा, ये हमने रख दिया हमारे पास ऐसा का ऐसा। तो ये हमारे पास फिर से एक इक्वेशन आ गई। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास x y अल्फा वगैरह इसके अंदर आ गया, और ये जो f है ये हमारे पास फंक्शन ऑफ z एंड अल्फा का है। बट हमें यहां से क्या हिंट मिली, यहां से मैं एक बार x y कॉमन ले लेता हूं, ये ऐसे करो साइन अल्फा भी कॉमन ले लो, तो पूरी इक्वेशंस में आप यहां देखिए एक बार x y क्या है, यूजिंग इक्वेशंस 2, यहां आप एक बार काम में लो यूजिंग इक्वेशन से, और कौन से 2 काम में लोगे भाई, अभी जो हम छोटे छोटे लिख रहे हैं ना रोमन संख्या में, ये वाला यूजिंग इक्वेशन से 2। बताइए भाई इक्वेशन से 2 क्या कहती है, x ऑफ y है वो हमारे पास d इंटू एफ है, ये देख लो, ये रहा
इक्वेशन नंबर 2 कि अक्ष y है वो हमारे पास क्या है, एफ है, सॉरी डीएफ नहीं, ये हमारे पास क्या है, एफ है, यानी फंक्शन ऑफ जेड एल्फा का है। रखिए इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एल्फा देन यूजिंग देन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एल्फा डीएफ ऐसा का ऐसा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन एल्फा डीएफ ऐसा कैसा। इसकी जगह क्या आ जाएगा भाई, एक्स वाई की जगह एफ आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, देखो एफ को अलग से लिख लेना, बस मिलने मत देना, ये एफ है और ये हमारे पास है साइन एल्फा डीजेड, ये हमारे पास एफ है और ये साइन एल्फा डीजेड माइनस इस एक्स वाई की जगह भी हम क्या लिखेंगे, एफ है और ये कॉस एल्फा डी एल्फा इज इक्वल टू 0। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन में 4 वेरिएबल थे, एक्स वाई जेड और एल्फा, फिर हमने जेड एल्फा को कांस्टेंट मान के उनको फंक्शंस के रूप में ढाल के लाए। अब एफ और एल्फा और जेड आ गया, पर साथ साथ एफ भी आ गया। तो आप देख सकते हो एक्स वाई हमारे पास यहां से गायब हो गए। अब मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशंस में आप साइन एल्फा का दे दो भाग, तो साइन एल्फा का भाग देंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, डी एफ, ये हमारे पास क्या बचेगा, एफ है डी जेड, ये हमारे पास क्या बचेगा, एफ है कॉस एल्फा, इसके अंदर भाग दे देंगे हमें साइन एल्फा का, इनटू में डी एल्फा इज इक्वल टू 0, इनटू में डी एल्फा इज इक्वल टू 0, या इसको कोट लिख दो भाई, कोस में हम भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोट एल्फा डी एल्फा 0। यहां या फिर आप यहां से एफ को कॉमन ले लो, देखो इसको इस साइड में ले जाओ, डी ऑफ एफ इज इक्वल टू इस साइड में ले जाके आप एफ को कॉमन ले लो, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, डी जेड माइनस कोट एल्फा इंटू डी एल्फा, ये हमारे पास देखो इस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, तो ध्यान देना ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। ऐसे गलती होती है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। इसको राइट साइड में ले जाऊंगा तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, मैंने क्या किया गलती से देखो ऐसे ले गया कि भाई इसको इधर ले गए तो ये तो दिख गया, ये मैंने ऐसा कैसे लिख दिया। अब आप बताओ आंसर में कहीं ना कहीं तो गलती होगी, है ना, तो इधर जाएंगे तो प्लस। अब आप नेक्स्ट स्टेप में एफ इधर ले जाओ, अब आप नेक्स्ट स्टेप्स में एफ इधर ले जाओ, तो नेक्स्ट स्टेप्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एफ अपॉन एफ, डी एफ अपॉन एफ, और ये आ जाएगा हमारे पास डी जेड, देखिएगा डी एफ अपॉन एफ डी जेड प्लस कोट एल्फा डी एल्फा, डी जेड प्लस कोट एल्फा डी एल्फा, और कोट एल्फा को ऐसे लिख लो कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा डी एल्फा, एक ही बात है, कैसे भी लिखो, क्योंकि हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, हमें इसका क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये तो आ गया हमारे पास डी एफ अपॉन एफ, ये हमारे पास क्या आ गया, डी जेड, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस एल्फा साइन एल्फा और डी एल्फा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन का पता है, साइन एल्फा को टी मानेंगे तो कोस एल्फा डी एल्फा डी टी, डी टी बटा टी लॉग टी, या साइन एल्फा, या मैं वैसे भी बोल सकता हूं कोट एल्फा का इंटीग्रेशन लॉग साइन एल्फा होता है। ठीक है, तो एक ही बात है, बस कैलकुलेशन हमारे पास इजी हो जाए इसके लिए लिख दिया। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग एफ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड, प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास लॉग साइन एल्फा, प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को भी मैं एक बार लॉग सी ले लेता हूं, प्लस हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को भी मैं क्या ले लेता हूं, एक बार लॉग एफ ले लेता हूं। अब बताइए भाई एफ के बराबर हमारे पास क्या है, यूजिंग इक्वेशंस 2। अब हमारे पास क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लूं क्या एक बार, देखो इसको इधर ले जाओ, मतलब ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा e की पावर जेड इंटू साइन एल्फा और इंटू सी और इंटू सी, ले जाके देख लेना भाई, लॉग से लॉग भाई लॉग एम प्लस एन, देखो लॉग एम प्लस एन लॉग एम इंटू एन हो जाएगा, और ये जेड और ये लॉग एफ,
अब एफ को इधर लेके जाएंगे तो ये ए की पावर जेड प्लस ऐसे आएगा, अलग अलग करेंगे तो ए की जेड ए की लॉग घट के ये बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस प्रकार से। अब आप फिर से यूजिंग इक्वेशन से 2 काम में लो। देखो यूजिंग इक्वेशन से 2 हमारे पास क्या कहती है, ध्यान से देखो, तो उसके अंदर हमारे पास अक्ष y इज इक्वल टू क्या है, एफ है, अक्ष y इज इक्वल टू क्या है, एफ है। जैसे ही हम ये रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ की जगह है अक्ष y, एफ की जगह क्या आ जाएगा, अक्ष y, और c पहले ले लेता हूं, मतलब इसको अच्छे से लिख दो, c और साइन एल्फा और e की पावर z। अब बताइए इसके अंदर हमारे पास चारों वेरिएबल हैं कि नहीं, अक्स भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया और एल्फा भी आ गया। हमारे पास अक्स भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया और हमारे पास एल्फा भी आ गया। तो ऐसे हमारे पास इस जैसे किसी क्वेश्चंस में हम फंस जाएंगे, उन क्वेश्चंस के अंदर हम इसी प्रकार से अपना रिजल्ट लेके आएंगे। ठीक है भाई, उन क्वेश्चनों में हम अपना इसी प्रकार से रिजल्ट लेके आएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सीधा सीधा सॉल्यूशंस नहीं हो रहा था, इसकी वजह से मेरे को ये सॉल्यूशंस थोड़ा घुमा के लेके आना पड़ा। तो बोल देंगे विच इज ए रिक्वायर सॉल्यूशंस। ठीक है भाई, विच इज रिक्वायर solution of given differential equation। yes, given differential equation 1, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चंस के अंदर, यस, इस वाले क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास थोड़ा डिफरेंट हुआ, बस हुआ क्यों, हमारे पास इसका हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था कि ये जो गिवन इक्वेशन 1 है वही, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पीछे तक की सेम लैंग्वेज और हर क्वेश्चन में आपको लिखनी है। तो अगर आप 6-7 क्वेश्चन, इसके टोटल यही 6 के करीब क्वेश्चन है, तो 5-6 क्वेश्चन में 5-6 बार आप ये लिखोगे। देखो 5-6 बार आप ये लिखोगे कि ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ऐसे इक्वेशन ऑफ कंटीग्युइटी कंडीशन है इंटीग्रेबल की, तो हम ऐसे ऐसे लिखते हुए आ जाएंगे। अब यहां आके आपको थोड़ी उलझन हो सकती है, तो जिस किसी क्वेश्चन में आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाओ, तो पहले किसी 2 को कांस्टेंट मानना, और इस हिसाब से मानना कि 2 को कांस्टेंट मानने के बाद बचे हुए 2 का आप इंटीग्रेशन आसानी के साथ कर दो। यही अपने को सेकंड मेथड कहता है। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास बचे हुए 2 का इंटीग्रेशन आप ऐसे मानो कि आप उनका आसानी से कर दो। तो z और एल्फा को कांस्टेंट मानने के बाद मैंने आसानी से इसका x और y का इंटीग्रेशन किया, ये इंटीग्रेशन किया, ये कांस्टेंट आ गया। इस वाले कांस्टेंट को हमने, यस, इस वाले कांस्टेंट को हमने एक फंक्शंस के रूप में लिखा कि z और एल्फा फंक्शंस के रूप में कांस्टेंट है। तो ये x y इज इक्वल टू हमने एक नया फंक्शन माना। अब ध्यान देना, नया फंक्शन मानने के बाद अब हम इसे फंक्शन का फंक्शंस लेके चलेंगे, कांस्टेंट नहीं लेंगे। बस ये एक साइंटिस्ट ने बताया था, इसका आपको आगे की हायर क्लासों में ये पूरा मेथड पढ़ने को और सीखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आने के बाद हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन किया, x dy प्लस y dx। अब आपको फंक्शन माना है तो ये df बन गया। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिलाना चाहे तो साइन एल्फा की कमी पड़ रही है, तो दोनों साइड में मैंने साइन एल्फा से मल्टीप्लाई किया, इसको पहले लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब y sin एल्फा dx प्लस x sin एल्फा dy इज इक्वल टू साइन एल्फा dx से इतनी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में रखी। तो इस इक्वेशन से 3 से वैल्यू उठा के मैंने क्वेश्चंस में रखी। क्वेश्चंस में रखने के बाद मेरे पास साइन एल्फा df है माइनस xy sin एल्फा dz माइनस xy cos एल्फा dz बचा। इक्वेशन 2 में हमारे पास xy एक फंक्शन था, f था, तो इस xy की जगह f रखा, इस xy की जगह f रखा। अब मैंने यहां से क्या किया, साइन एल्फा का पूरे के अंदर भाग दे दिया, तो ये df बचा, ये माइनस f dz बचा, ये cos में साइन का भाग दिया तो cot एल्फा बचा, और ये d एल्फा ऐसा का ऐसा 0। दोनों को राइट साइड में लाया, f को कॉमन लिया, f को मैं इधर ले गया, तो हमने देखा कि ये हमारे पास सेपरेट हो गया। इंटीग्रेशन किया, ऐसे आया, ये आंसर आया। f क्या था, फिर से इक्वेशन सेकंड को काम में लिया, xy रखा,
तो xy इज इक्वल टू c sin एल्फा e की पावर z आया और यही हमारा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था और यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। तो ये हमारे पास टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑफ इन्वॉल्विंग 4 वेरिएबल्स के क्वेश्चन में करने थे। तो मैं 3 क्वेश्चन आपको बता चुका, अब 2 क्वेश्चन इसके अंदर और बचे हैं, ये आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो पहले आप क्वेश्चंस लिख के छोड़ो। सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन है 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xz dx प्लस 2xy dy प्लस x स्क्वायर z माइनस x स्क्वायर dz माइनस dt इज इक्वल टू 0। इसका हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। लैंग्वेज आप सेम लिख दोगे, इक्वेशंस 9 तक आपको ऐसा कैसा ना है सेपरेट सेपरेट करके करना, आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है z y प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस जेड टी माइनस एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई एक्स माइनस टी इंटू जेड डी जेड प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड डी टी इज इक्वल टू 0। यहां आप इसके वेरिएबल सेपरेट सेपरेट नहीं कर पाओगे। वजह क्या है, देखो एक्स वाई जेड टी तीन चारों आ गई, एक्स वाई जेड टी चारों आ जाते हैं, वहां आप इसका सेपरेशन नहीं कर पाओगे। इसका जस्ट ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह कोई 2 कांस्टेंट मानना। अब कौन से 2 कांस्टेंट मानोगे ये आपका ऊपर दिमाग के ऊपर डिपेंड करेगा, ये एक्सरसाइज करके देख लेना। जैसे एक बार जेड और टी को मान के देख लेना, जेड और टी को मान के देखेंगे तो ये हमारे पास इतना बचेगा। तो क्या आप इनको यहां से सेपरेट सेपरेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो कोई और मान इस हिसाब से मान के देखना कि ये हट जाए और हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सके। तो ये दोनों क्वेश्चन से आप खुद से इनको सोल्व करोगे। यस, दोनों क्वेश्चन से खुद से सोल्व करोगे। अगर आप अटक जाते हो तो ही प्लीज आप पीडीएफ नोट्स में देखिएगा, सीधा पीडीएफ नोट्स में देख के इसको करने की कोशिशें मत करना, इससे आपका प्रभाव कम हो जाएगा। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस तो आप आसानी से कर लोगे और ये क्वेश्चंस भी कर लोगे। बस क्या कांस्टेंट मानना है, कैसे थोड़ा सा एडजस्ट करना है, अगर नहीं समझ में आए तो वही स्टेप्स आप पीडीएफ के अंदर ही देखिएगा। ठीक है, तो ये टाइप हमारे पास कंप्लीट हो चुकी कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्विंग 4 वेरिएबल। ठीक है भाई, ये टाइप हमारे पास कंप्लीट हो चुकी, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग 4 वेरिएबल। तो अब मैं कह सकता हूं हमारे पास ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गई। ज्योमेट्रिकली मीनिंग इक्वेशंस कंटेनिंग 3 एंड 4 वेरिएबल्स के लिए भी हमारे पास ये कंप्लीट हो चुकी। 3 एंड 4 वेरिएबल्स के लिए भी ये हमारे पास कंप्लीट हो चुकी। अब इसके अंदर बचता है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए सेकंड डिग्री। अब हमारे पास बचता है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए सेकंड डिग्री। तो इतना ही पढ़ा है, तो एक लेक्चर्स और दे दीजिएगा। हालांकि इसके 1-2 सिलेक्टेड क्वेश्चन से सेकंड डिग्री का है और इसका एक छोटा सा लेक्चर्स बनाएंगे 1-2 क्वेश्चंस को समझा के, उसके साथ ही हम ये टाइप 7 से ये कंप्लीट कर लेंगे। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टाइप 7 टोटल डिफरेंशियल से इक्वेशंस ऑफ ए सेकंड डिग्री। यस, हेडिंग डालिएगा आप टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए सेकंड डिग्री। ठीक है, ये हेडिंग डालिएगा और मेरे को मिलिएगा नेक्स्ट वाले लेक्चर्स के अंदर। बस लास्ट लेक्चर होगा, उसके साथ ये यूनिट हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में बस केवल हमारे पास इतना ही। आज के लेक्चर्स में हमारे पास केवल इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री का मतलब हमारे पास है dy बाई dx का होल स्क्वायर। देखो, एक फर्स्ट ऑर्डर तो हमारे पास ऐसे होता है, अब तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसके अंदर एक ही ऑर्डर था dx dy और dz, और यहां तक तो हमने 4th वेरिएबल भी पढ़ लिया। अब की बार हमारे पास ये स्क्वायर में आ जाएगा, यानी dx स्क्वायर आ जाएगा, dy स्क्वायर आ जाएगा, dz स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड डिग्री के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये सेकंड डिग्री के हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे और उस नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ ही हमारे पास ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मिलिएगा मेरे को नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ओके भाई।